पूरी बड़ी जितनी भी बड़ी रेट्स होंगी, जितने भी बड़े केसेस हैं, जितनी भी बड़ी चार्जशीट दायर होनी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, नाम तो आपने सुना ही होगा। देश में आर्थिक अपराधों की जांच करने वाली केंद्रीय एजेंसी। लेकिन ये ईडी है क्या? ईडी कब बनी? ईडी ऑपरेट कैसे करती है? क्या वाकई ईडी पुलिस की तरह या सीबीआई की तरह ऑपरेट करती है? फर्क क्या है? आज इन तमाम सवालों का जवाब और ईडी की एबीसी समझाने के लिए हमारे क्राइम एडिटर जितेंद्र शर्मा हमारे साथ हैं। जितेंद्र, पिक्चर्स में जब हम इन्वेस्टिगेशन को देखते हैं ना, तो हमें समझ आता है वाओ क्या बात है। फॉर्मल्स में तो नहीं, लेकिन सिविल ऑफिसर्स के तौर पर बहुत से लोग रेड करने के लिए आते हैं और हमें लगता है वाओ क्या दबदबा है, किस लेवल के ऑफिसर्स हैं। ईडी के बारे में आज आप बताइए, आखिर ये ईडी की एबीसी है क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, नाम लोगों ने बहुत सुना है, लेकिन ये काम कैसे करती है? बिल्कुल देखिए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसको हिंदी में प्रवर्तन निदेशालय भी कहा जाता है। समझिए काम क्या है ईडी का, वो एक लाइन में इस तरीके से समझा सकते हैं जैसे सपोज किसी ने 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की, मेरे 200 करोड़ रुपए चले गए, लेकिन मैंने कहाँ उनको इन्वेस्ट किया? अपराध से अर्जित जो आय थी, प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम जो था, उसको मैंने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया, किस आप ये तरीके कह रहे से। हैं कि जो क्राइम हुआ है जी, उस क्राइम में मनी, पैसे की सारी इन्वेस्टिगेशन ईडी की रडार पर होती है। बिल्कुल मनी ट्रेल, यानी कि ट्रेल क्या है इसका, ये जो आपने मनी लिखा इसका ट्रेल क्या है, उस ट्रेल को फॉलो करना, ये काम है ईडी का। वो पैसा कैसे घूमा, कैसे रोटेट हुआ, किस किस ने इस्तेमाल किया, उससे कहाँ प्रॉपर्टी खरीदी गई, कहाँ बेचा गया, किन शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, कितनी शेल कंपनियों का इस्तेमाल किया गया, ये पूरा सवाल आज मैं आपसे करने वाली हूँ, क्योंकि ये शेल कंपनीज क्या होती हैं, ईडी के नियम कैसे हैं। लेकिन उससे पहले मुझे बताइए ईडी बनी कैसे और कब बनी? देखिए, जैसी देश आजाद हुआ उसके बाद जरूरत पड़ी ईडी की, इसलिए कि देखा गया कि आर्थिक अपराध जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो एक ऐसी एजेंसी चाहिए थी जो अलग से इस तरीके के आर्थिक अपराध से जुड़े वारदातों को, यानी कि उनको इन्वेस्टिगेट कर सके। तो उसके लिए ईडी की जरूरत पड़ी और 1 मई 1956 को ईडी का गठन किया गया। ईडी को 1956? यस, 1956, 1 मई 1956 को। उस टाइम सिर्फ फेरा के जो केसेस थे वो ईडी इन्वेस्टिगेट करती थी, लेकिन धीरे 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 ईडी की जो जांच का दायरा वो बढ़ता चला गया। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, जिन्हें हम आम अच्छा, नहीं, जांच होती कैसे है? हमें पता है कि अगर कहीं पर कोई क्राइम होता है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस जाकर इन्वेस्टिगेट करती है, लोकेशन पर जाती है। ईडी कैसे ऑपरेट करती है? देखिए, ईडी का काम करने का अपना तरीका होता है। ईडी बेसिकली कोई अपने आप से खुद से मुकदमा दर्ज नहीं कर सकती है। ईडी क्या करती है, अमूमन जितनी दूसरी जांच एजेंसियां, जैसे कोई राज्य पुलिस है या सपोज कोई सीबीआई है, उन्होंने जो एफआईआर अपनी दर्ज की हुई है, अगर उसमें उनको लगता है कि आय से, यानी कि प्रोसीडिंग ऑफ क्राइम का पता लगाना है, उसमें अपराध से अर्जित आय का पता लगाना है, तो उसमें ईडी को केस दिया जाता है। ईडी उसी के आधार पर उसी को टेक ओवर करती है केस को और अपनी तफ्तीश शुरू करती है। तो यानी कि सपोज जैसे कोई अपराध हुआ, जैसे 300 करोड़ रुपए का कोई घोटाला हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई घोटाला हुआ और उस घोटाले का जो पैसा है वो पैसा कहाँ गया, तो पैसे की तफ्तीश ईडी करेगी। इसकी तफ्तीश, पैसे की तफ्तीश करेगी ईडी। ठीक है, मुझे लेकिन ये बताइए, अगर हम बात करते हैं पुलिस की, ईडी कहाँ स्टैंड करती है? सीबीआई, सीआईडी, ईडी, कैन वी रैंक इट कि कौन किस लेवल पे? रैंक तो नहीं, देखिए सबका अपना अपना काम है। सीआईडी का अपना काम है, सीबीआई का अपना काम है, पुलिस का अपना काम है, मगर एक लाइन से हम इनको अलग कर सकते हैं। ये जो तीनों जांच एजेंसी आपने बोली, ये अपनी एफआईआर दर्ज कर सकती है। अच्छा, ये एफआईआर कर सकती हैं, ईडी एफआईआर नहीं कर सकती, तो क्या करती है? ईडी इनकी एफआईआर को टेक ओवर करेगी और उसको कहेंगे ईसीआईआर। ईडी की होगी ईसीआईआर। ओके, दिस इज कॉल्ड ईसीआईआर। यस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि एनफोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ओके, यानी कि जो सीआईडी, सीबीआई, पुलिस, इसने जो मुकदमा दर्ज किया है, जो उसके अंदर कंटेंट लिखा है, वो हूबहू कंटेंट इनकी ईसीआईआर में आ जाएगा। अच्छा, पुलिस जब एफआईआर की कॉपी लेकर किसी को अरेस्ट करने के लिए पहुंच जाती है, क्या ईडी ऐसा कर सकता है? ईडी अरेस्ट कर सकती है अपने केस में। पीएमएलए में उसको अधिकार है, फेमा में उसको अधिकार है, अरेस्टिंग कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आपने देखा कई पॉलिटिशियन अरेस्ट हुए, कई निजी कंपनियों की मालिक फ्रॉड में गबन। चलिए अब मामलों की बात कर लेते हैं। 2G मामला याद है आपको? फेरिस्त बहुत लंबी है। 2G मामला, विजय माल्या, किंगफिशर, इसके अलावा
नीरव मोदी, PNB पीएनबी घोटाला। फ्रॉड, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली आबकारी की घोटाला, एक्साइज पॉलिसी, ठीक है, जिसमें ये अरविंद भी एक और केजरीवाल भी इम्पोर्टेंट। अरेस्ट किए थे, उसमें संजय सिंह भी अरेस्ट हुए। यानी कि आम आदमी पार्टी के जितने नेता थे बड़े ऊंची यानी कि फर्स्ट लेयर वाले, आप ये कह रहे वो सब हैं arrest हाई हुए थे प्रोफाइल, इसमें। जितने High भी profile, हाई profile पोस्ट cases, बिल्कुल। या हाई प्रोफाइल केसेस हैं, और ये ईडी की वजह से ही बिल्कुल। तमाम लोग शिकंजे में आए। बिल्कुल, और आईपैक से बढ़िया केस नहीं हो सकता ईडी के बारे में बताने के लिए। क्या था IPAC आपको याद होगा, आपने इतने सारे जो- केसेस कवर करे हैं, 8 मैंने इस वक्त यहाँ गिनवा देती हूँ। 2G मामला है, आईपैक है, विजय माल्या है, अगस्ता वेस्टलैंड है, इसके अलावा दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, इसके अलावा खनन घोटाला, हेमंत सोरेन, वो भी हम कैसे भूल सकते हैं। और आपने जिन जिन मामलों की इन्वेस्टिगेशन करी है, उसमें क्या ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जो आपको लगता है ईडी ही ऐसा कर सकती थी? आईपैक एक ऐसा घोटाला था, या फिर कहें एक ऐसी तफ्तीश थी ईडी की, जिसमें खुद सूबे के मुख्यमंत्री को उठकर भागना पड़ गया था। आपको याद होगा, ममता बनर्जी। आईपैक केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू की ईडी ने। और आईपैक क्या था? बेसिकली आईपैक प्रतीक जैन चलाते हैं, प्रतीक जैन की एक कंपनी है। इस पर आरोप था कोयला खनन घोटाले में मिली भगत, या कोयला खनन घोटाले का जो पैसा आया वो इस कंपनी के अंदर रूट हुआ। ईडी को ये जानकारी मिली, ईडी इसके दफ्तर पर पहुंची कैलकाटा में। कैलकाटा में ईडी ने जैसे यहाँ पर रेड की, तुरंत ममता बनर्जी बिना देर लगाए, बिना वक्त जाए कि यहाँ पहुंच गई। उसके पीछे की वजह क्या थी कि ममता, बेसिकली जो आईपैक है वो टीएमसी का जितना भी पॉलिटिकल, यानी कि कहें जो उनके देखरेख करती जो है, या तैयार उनकी करती पूरे थी, स्ट्रैटेजीज को लेकर, स्ट्रैटेजी जो तैयार वो आईपैक करती थी। हाँ। वही ममता बनर्जी को डर लगा, वो तुरंत पहुंची और वहाँ जितनी फाइलें थी उन्होंने निकाल दी। सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ गया कि ममता बनर्जी का जो व्यवहार था ये गलत था, तो यानी कि उसने सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ गया था। तो आप समझिए ईडी का काम करने का तरीका किस तरीके का है। जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस आप देखेंगे, मोस्टली सब ईडी ने अब तक इन्वेस्टिगेट किया, और हर किसी के अंदर, पिछले 2 साल से तो हम देखते आ रहे हैं, हर किसी में ईडी ने बाकायदा रिजल्ट अपना दिया है। अब मेरा ये सवाल है, जैसे मैं मूवीज का शुरुआत में जिक्र करती थी, क्योंकि हम देखते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के लिए बड़ी टीम जाती है, खासतौर पर ज्यादातर इनकम टैक्स रेड्स इस तरीके से मूवीज में हाईलाइट की जाती है। ईडी भी क्या ऐसा होता है कि पूरे एक ग्रुप के साथ, एक बड़ी टीम के साथ जाती है? पिक्चरों में आपने अक्सर देखा होगा, एक साथ एक गाड़ियां सड़कों पर हाँ, चलती जा रही हैं, एग्जैक्टली। और एक साथ अलग अलग ठिकानों पर एकदम दबिश दी जाती है एक साथ। तो उसी तरीके से हूबहू ईडी का है। जहां तक हम समझ पाए, मुझे लगता है रात को ये सब कुछ तय हो जाता होगा कि सुबह ये एड्रेसेस दे दिए जाते होंगे। ये मानिए कि एक बारी में मैंने 200 लोगों को ईडी के रेड करते हुए देखा है। आप कह रहे हैं कि पूरी 200 लोगों की टीम, 200 लोगों की यूनिट ईडी की रेड करने जाती है। ये कहाँ हुआ था? अलग कोलकाता में हुआ। ओके। कोलकाता में हमने जब वेस्ट बंगाल के अंदर जो शाहजहां शेख वाला केस था, उसके अंदर 200 लोग थे ईडी के, जिन्होंने एक साथ रेड की थी अलग अलग ठिकानों पर उसके। तो इतनी बड़ी टीम को कोऑर्डिनेट करना बिना किसी गलती के, समझिए कितना मुश्किल होगा। अच्छा, कौन कौन होता है अभी? कौन कौन है? बिल्कुल, देखिए रैंकिंग अगर आप ईडी की समझे, लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले डायरेक्टर, 1 सेकंड, दिस इज, हम बात कर रहे हैं ईडी की रैंकिंग के बारे में। डायरेक्टर, ठीक है ना। सबसे पहले डायरेक्टर होंगे, ठीक है, जो कि इस वक्त राहुल नवीन है। ओके। डायरेक्टर के बाद होंगे स्पेशल डायरेक्टर। अच्छा। इसमें समझिए स्पेशल डायरेक्टर बेसिकली एक तो हेडक्वार्टर के हो गए, इसके अलावा ईडी की 4 रेंज है, नॉर्दर्न, सदर्न, वेस्टर्न और इसके अलावा ईस्टर्न। एक सवाल, ये इसका मेन हेड ऑफिस कहाँ है और ये कौन से मंत्रालय के अंडर आती है? जस्ट फॉर लोगों की इंफॉर्मेशन। मंत्रालय के अंदर ये आती है, ठीक है। और इसकी जो अभी ये जो अब्दुल कलाम आजाद रोड है, इस पर इनका दफ्तर है, वहां पर इनका हेडक्वार्टर। लेकिन आप कह रहे हैं कि हर जगह जोन वाइज बने हुए हैं, और वो है 4 जोन। ये 4 रेंज है इसकी। इन 4 रेंज की भी अलग अलग स्पेशल डायरेक्टर हैं, ठीक है। स्पेशल डायरेक्टर होने के बाद फिर इसके बाद आते हैं जेडी, यानी कि जॉइंट डायरेक्टर। अच्छा। जॉइंट डायरेक्टर के बाद आपके आ गए, इससे पहले आपके आ गए एडिशनल डायरेक्टर, ओके। फिर आ गए जेडी, जॉइंट डायरेक्टर, फिर आपके आ गए डीडी, डिप्टी डायरेक्टर, फिर आपके आ गए असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा। इसके बाद आपके आ गए ईओ। तो ये रैंकिंग है पूरी ईडी की, मगर इन सबको पूरा कोऑर्डिनेट करते हैं एक आदमी, डायरेक्टर राहुल नवीन, ओके, जिन्हें हाल ही में अभी फिर से 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया है। पूरी बड़ी, जितनी भी बड़ी रेट्स होंगे, जितने भी बड़े केसेस हैं, जितनी भी बड़ी चार्जशीट दायर होनी है, खास बात यह है कि ये वो अधिकारी है 1993 बैच के, वो IRS हैं जो खुद एक एक केस पर बारीक नजर रखते हैं। यानी कि ऐसा कई बार होता है ना, हमारे भी ऑफिस में देखा होगा हमने कि मैंने अपने जूनियर के ऊपर काम छोड़ दिया, वो अपने आप कर लेगा। आपने भी किसी के ऊपर छोड़ दिया, हमारे मैनेजिंग एडिटर ने किसी के ऊपर छोड़ दिया कि नहीं मैंने दे दिया इनको तो अपने आप कर लेंगे, सक्षम है। नहीं, इनकी खास बात ये है कि हर केस में खुद घुसना, हर केस में खुद समझना,
क्या इन्वेस्टिगेट किया, कैसे किया, क्या उसके अंदर कमियां रह गई हैं, क्या वाकई अच्छा किया, सब कुछ ये ऐसे डायरेक्टर हैं जो हर चीज पर खुद बट अपनी इट्स नॉट तैयारी इजी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ईडी tough की है। इन्वेस्टिगेशन इज टाइम टेकिंग प्रोसेस। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वही इनकी खासियत है कि कैसे हर केस के ऊपर नजर रख पाते हैं, कैसे हर बड़ी रेड को खुद ऑपरेट करते हैं। वो एक बड़ी काबिलियत भी कह सकते हैं इनकी, एक बड़ी अच्छी काबिलियत है। और जब कोर्ट के सामने ये फैक्ट्स रखते हैं तब क्या कुछ स्पेशल होता है? बिकॉज अगर ये जिस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं या ईडी को जिस स्तर पर जाके केस की जिम्मेदारी मिलती है, तो जाहिर सी बात है कोर्ट भी उस भरोसे और उस विश्वास के साथ आता है कि जो फैक्ट्स आएंगे वो डीपली इन्वेस्टिगेटेड रहेंगे। इस तरीके की एजेंसीज की जितनी कोर्टें सारी स्पेशल होती हैं, अलग कोर्ट होती हैं। अच्छा, जैसे राउज एवेन्यू में है ईडी की स्पेशल कोर्ट, या अलग अलग राज्यों के अंदर हर जगह जहाँ जहाँ इनके जोनल ऑफिस। हाँ, ऑफिस में आपको बताऊं इनका क्या है कि सबसे पहले हेडक्वार्टर हो गया, हेडक्वार्टर के बाद इनका हो गया जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिस के बाद सब जोनल ऑफिस। तो इस तरीके से इनके ऑफिस होते हैं, जहाँ पर जेडी से लेकर स्पेशल डायरेक्टर से लेके डीडी से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर से लेके सब लोग वहीं बैठते हैं। तो यानी कि हर राज्य का अलग अलग एक ऑफिस है जो अपना इन्वेस्टिगेट करता है। लेकिन जैसे कई बड़े केसेस होते हैं तो उसमें सीधा हेडक्वार्टर से टीम भेजी जाती है। अच्छा, जैसे कैलकाटा में कई बार हुआ, हेडक्वार्टर की टीम वहां पर रेड करने के लिए गई। ओके, ये कई तो बार बात हुई देखा गया। बड़े बड़े केसेस की, मेजर केसेस की। जो बात आपने समझाई कि अगर सीबीआई इन्वेस्टिगेट कर रही हो, सीआईडी इन्वेस्टिगेट कर रही हो, या पुलिस, जो एफआईआर होती है उसे ये टेक ओवर करते हैं। लेकिन क्या ये डायरेक्टली ईडी कॉमन इंसान को रीच आउट कर सकती है किसी इन्वेस्टिगेशन को लेकर? ऐसा अब तक देखा तो नहीं है कि इन्होंने खुद डायरेक्ट किसी यू नो, बिकॉज पैसे के मामले में हम देखते हैं इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है। इनकम टैक्स विभाग लेन देन को देखते हुए कुछ भी सस्पिशियस लगता है तो नोटिस सर्व कर देता है। क्या ईडी ऐसे किसी भी सस्पिशियस, मैं ये नहीं कह रही कि जरूरी है कि कोई बड़ा केस हो, लेकिन कुछ भी उसे अगर सस्पिशियस लगे तो क्या वो डायरेक्ट रीच आउट कर सकती है? इज इट पॉसिबल? तफ्तीश कर सकती है और उस बारे में सरकार को बता सकती है, लेकिन ऐसा अभी अमूमन देखा नहीं गया अब तक कि ईडी ने कोई अपनी तरफ से ECIR दर्ज करी हो, अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन टेकअप की हो। अमूमन देखा जाता है जो इन 3 एजेंसीज के, यानी कि जितनी भी हमारी जांच एजेंसी है, उनका अगर कोई केस होता है तो वो हैंड ओवर, और अगर उनको लगता है कि अब इसमें जो मनी ट्रेल है उसकी तफ्तीश करना है, तो उसके लिए वो ईडी के पास जाती है। तो उसकी जांच जो है वो फिर ईडी अपने तरीके से करती है। तो अब तक यही देखा गया। और उसमें फिर ईडी को अगर लगता है, पहले प्रीलिमिनरी इंक्वायरी ईडी करते थे, हर जांच एजेंसी करती है। अगर आपने कोई शिकायत किसी को दी, सपोज आपने सीबीआई को किसी के बारे में, मेरे बारे में कोई शिकायत दे दी, तो सीबीआई पहले अपनी प्रीलिमिनरी इंक्वायरी करेगी, मेरे बारे में तफ्तीश करेगी, वाकई जो आपने शिकायत दी है उसमें कोई दम है, उसमें कोई सच्चाई और है। ऐसे कोई ईडी को जाके डायरेक्ट शिकायत नहीं कर सकता। नहीं, अब तक right? ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। उसमें क्या होगा, आपको पहले इन जांच एजेंसी को देना पड़ेगा, उसके बाद वो टेक ओवर करेगी। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर ईडी का काम होता है मनी, पैसे को लेकर किए गए आर्थिक अपराध की सबसे बड़ी परिभाषा के तौर पर हमने जो चर्चा शुरू करी, अगर हवाला का पैसा है या किसी तरीके के कोई ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ये सवाल मैंने इसीलिए किया, ईडी की नजर में अगर किसी तरह के हवाला ट्रांजैक्शन को लेकर इनपुट है तो वो कैसे परस्यू करेगा? बिल्कुल, देखिए ईडी की नज़र में अगर कोई हवाला को लेकर है तो ईडी उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगा, लेकिन फिर वही बात है, उसमें किसी ना किसी जांच एजेंसी की जरूरत है जो अपना केस रजिस्टर करिए पहले से, और फिर ईडी उसको टेक ओवर करे। तो ये वो लोग हैं जो पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन के, जैसे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जो अभी आपने देखा होगा ये महादेव बैटिंग ऐप वाला, हाँ, महादेव बैटिंग ऐप है ना, हाँ, इसमें महादेव बैटिंग ऐप में क्या हुआ, सीबीआई ने अपना, राज्य पुलिस ने अपना केस रजिस्टर किया, ठीक है, उसके बाद इनको पता लगा जो मनी ट्रेल है उसका, हाँ, माफ कीजिएगा, जो उसका जो मनी ट्रेल है वो दुबई तक जा रहा है, हाँ, दुबई तक। तो अब यहाँ पर इनके लिए मुश्किल है कि ये उसको इस तरीके से तफ्तीश करें, हर अकाउंट को खंगालें, उसके बाद हवाला का कैसे यूज हुआ, कौन से हवाला कारोबारी का यूज हुआ, ये उसको मुश्किल है इनके लिए खंगालना। उसमें काम आता है ईडी। ईडी उसको देखेगा कि कितने अकाउंट उसमें खोले गए, पता लगा कि 200 के करीब अकाउंट है जो महादेव बैटिंग ऐप के लिए इस्तेमाल किए गए, कम से कम 150 के करीब ऐसे हवाला कारोबारी हैं पूरे हिंदुस्तान में जिनका इस्तेमाल किया गया पैसे को रोटेट करने के लिए। पैसा सिर्फ दुबई नहीं, सऊदी के कई अलग अलग राज्यों के मफसी शहरों के अंदर भी गया। तो एक चेन को, अच्छा, ये सवाल इस पूरी चेन को लेकर मैंने आपसे इसलिए किया, हमें याद है जब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर खबर आई थी और मेडिकल यूनिवर्सिटी तक जांच का दायरा पहुंचा था, है ना, मेडिकल यूनिवर्सिटी तक जब जांच का दायरा पहुंचा था तो उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग के बारे में आपने बताया था कि जांच का दायरा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। अब क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम की बात आती है, फिर बात पैसे की आ जाती है, तो वहां पर क्या ईडी का रोल आ जाता है? बिल्कुल, देखिए बस एक शब्द ही है, काला धन।
इसकी तफ्तीश जहां भी ये आएगा, जहां भी इसका इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ ईडी आ जाएगी। अच्छा, जहां जहां काला अब धन जैसे होगा आपने वहाँ बोला ED अल्फला यूनिवर्सिटी हाँ। ब्लास्ट हुआ, सारे डॉक्टर अल्फला यूनिवर्सिटी के निकले, वो एक अलग जांच थी। हम्म। उस जांच एजेंसी ने अपना दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की, क्राइम ब्रांच ने की, सब ने की, हम्म। लेकिन अल्फला यूनिवर्सिटी का जो गड़बड़ झाला था, इस तरीके से पूरा काला धन उसने इकट्ठा किया, वो जो पैसा उसने यहाँ से कमाया वो किस तरीके से आगे रोटेट किया, अपने परिवार के नाम पर किया, ये सब कुछ जो था वो ईडी ने खंगाला। अच्छा चलिए, ये तो बात हुई केसेस को लेकर, लेकिन जब हम आपसे बात करते हैं तो कुछ वर्ड्स जिनका आप हमेशा जिक्र करते हैं वो है शेल कंपनीज, ठीक है? मुखोटा कंपनी, हाँ, मुखोटा कंपनी, मुखोटा कंपनी, ऑलराइट। इसके अलावा जो वर्ड्स आप यूज करते हैं वो है PMLA, प्रिवेंशन ऑफ ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा, यस। राइट? ये सब टर्म्स क्या हैं? जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन होती है और साथ ही स्पेशल कोर्ट को लेकर, मैं ये ऑपरेशनल तरीके की बात ही कर रही हूँ कि जिस तरीके से ईडी ऑपरेट करती है कंपैरेटिव टू द नॉर्मल कोर्ट्स, कैसे अलग? एक ये शेल कंपनीज एक नॉर्मल एक्सरसाइज है, आप समझिए। कभी भी जैसे सपोज नीरव मोदी एग्जांपल लीजिए, नीरव मोदी ने पीएनबी के साथ 400 करोड़ रुपए का, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 400 करोड़ रुपए घोटाला किया। अब वो 400 करोड़ रुपए एक ही अकाउंट से तो रूट करेगा नहीं, वो एग्जैक्टली नहीं करेगा, तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? बहुत सारे अकाउंट चाहिए। इस तरीके के जो शेल कंपनीज है, कई लोगों ने क्या, उनका बिजनेस है ये कि उन्होंने अलग अलग नाम से शेल कंपनीज खोली हुई है। इसी तरीके से उन्होंने एक शेल कंपनी में 5-5 अकाउंट खोले हुए हैं, ठीक है। तो उन अकाउंटों का इस्तेमाल किया होता है, अकाउंट वो यानी कि बेचे जाते हैं अकाउंट। जैसे अगर सपोज जैसे मैंने आपको बताया नीरव मोदी, तो उसने भी इसी तरीके के शेल अकाउंट्स का इस्तेमाल किया। मैं ये शेल टर्म्स कंपनीज का आपसे इसलिए इस्तेमाल पूछ रही हूँ और मैंने ये कॉमन लोगों तक पहुंचने की बात इसलिए की, क्या ईडी कॉमन इंसान को कोई नोटिस सर्व कर सकता है? क्या ये मैसेज, क्योंकि ये मैसेजेस आए थे, अगर आपको भी याद हो कि कुछ मैसेजेस सर्कुलेट हो रहे थे ऑन द नेम ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इज इट पॉसिबल? बिल्कुल, देखिए कई बार ऐसा देखा गया कि जो आपने लिखा ना पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इन सब के तहत कई लोगों को मैसेज आए थे, मगर उसमें ईडी ने क्लियर किया कि अगर आपके पास सपोज कोई भी ईडी का पूछताछ के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज आता है, कोई भी नोटिस आता है आपके पास, तो उस नोटिस की आप सच्चाई कैसे जानेंगे? तो उसके लिए ईडी ने बकायदा अपना एक स्कैनर जारी किया अपनी वेबसाइट के ऊपर। अगर आपको लगता है तो आप स्कैन करिए आप, और कई बार उसमें नंबर भी दिया गया ईडी की तरफ से कि आप वहाँ पर जाकर नंबर, हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर सकते हैं। अगर जेन्युइन होगा तो ईडी की तरफ से आपको पता चल जाएगा, स्कैन करके आपको पता चल जाएगा। वरना डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल किया। इसीलिए ईडी के लिए जरूरी था उस डिजिटल फ्रॉड को, उसको तोड़ना, उसको वहीं पर रोकना, उसको खत्म करना। तो उसके लिए ईडी ने इस तरीके का तरीका अपनाया और वो पूरे तरीके से केसेस फिलहाल ना के बराबर हो चुके हैं। ठीक है, मैंने आम लोगों की बात इसलिए करी क्योंकि मैंने एक फहरिस्त बनाई है, एक ऐसी लिस्ट जिसमें ईडी का मुख्य काम क्या है आपने बता दिया, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को लेकर या हवाला को लेकर जब जब चर्चा होती है तो ईडी का उसमें सबसे ज्यादा क्रूशियल रोल होता है। लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत और गिरफ्तारी और अधिकार की बात करें तो क्या ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पर जाकर किसी को भी अरेस्ट कर सकती है? बिल्कुल, अगर ईडी को लगता है वाकई ये दोषी है, इसने गलत किया है, जो इसके ऊपर आरोप लगे उनमें सच्चाई है, तुरंत ऑन स्पॉट हेमंत सोरेन जो सूबे के मुख्यमंत्री थे, अरेस्ट किया। ईडी ने जाकर, जैसे ईडी को पता चला कोयला घोटाले के अंदर इनकी मिली भगत है, पूरी मनी ट्रेल उनसे जोड़ी गई, देखी गई, यानी कि सीधे तौर पर साफ था कि इन्हीं के इशारे पे सब कुछ हो रहा था। ईडी के पास पुख्ता सबूत है, अरेस्टिंग की। ठीक है, आम लोगों से जुड़े सवाल करने से पहले फेमा और पीएमएलए को लेकर मैंने आपसे जान लिया, लेकिन ये बताइए हवाला का मतलब क्या है? शेल कंपनीज का मतलब जान लिया, हवाला का मतलब, लेट्स कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल नाउ। हवाला का मतलब ये कि यानी कि बिना किसी अकाउंट का इस्तेमाल किए सिर्फ पर्चियों के ऊपर काम होता है। सपोज जैसे आपने कहीं पैसा 1 करोड़ रुपए आपका, आपने मुझे भेजना है, तो आपने एक पर्ची या एक नोट मुझे दे दिया फाड़ कर, इस तरीके से इस नोट के ऊपर 10 नंबर लिखा हुआ है, ये आपने मुझे दे दिया कि आपका 1 करोड़ रुपए आपको जहाँ भेजना है, जैसे सपोज मुझे यहाँ से भेजना है कलकत्ता, मैं जाऊँगा वहाँ, जो दूसरा हवाला कारोबारी है उसको बताऊंगा, अपना नंबर मिलान करवाऊंगा, मुझे 1 करोड़ रुपए दे देगा। यानी कि कुछ मनी ट्रांजेक्शन, यानी कि समझिए अकाउंट के जरिए नहीं वापस हो गया। क्या ईडी सामान्य चोरी की जांच कर सकती है? सामान्य चोरी में अगर अमाउंट इतना बड़ा है और उसको गलत तरीके से रोटेट किया गया पैसे को, तो कर सकती है, अगर जांच एजेंसी वो चाहे जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है। क्या ईडी कोई संपत्ति बेच भी सकती है? कुर्क कर सकती है, जब्त कर सकती है, विदेशों तक कर सकती है, विदेशों तक कर सकती है, कर सकती है। उसके पास ये परमिशन है, उसको आगे किसी के हायर अथॉरिटी की परमिशन की जरूरत नहीं है कि उसको इंडिया के अब्रॉड किसी और कंट्री में कोर्ट की जानकारी में लाकर ईडी कुर्क कर सकती है प्रॉपर्टी, और करीबी है ईडी ने, जैसे कि यूके में करी है ईडी ने, कई केसेस में महादेव बैटिंग ऐप में विदेश में ईडी ने करी है। ठीक है, तो इस तरीके से ईडी कर सकती है। ठीक है, अब मेरा सवाल आपसे ये है, 87,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी ईडी सीज कर चुकी है, कुर्क कर चुकी है अब तक। वंस अगेन 87
हजार करोड़ करोड़ की संपत्ति अलग अलग केसेस में ईडी कुर्क कर चुकी है, जब्त कर चुकी है अब तक। कुर्क कर चुकी है। जब्त दैट्स अ ह्यूज इसे फिगर। कहते हैं सीज कर लिया। हाँ, जिसे कहते हैं सीज कर लिया। ओके, अब आम आदमी के लिए सवाल, अगर किसी व्यक्ति को ईडी का समन मिले तो वो क्या करे? अगर आपके पास सम्मान आता है, अगर आप केस में आरोपी हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली आपको पता चल ही जाएगा। नहीं, मैंने इसीलिए पूछा था, क्या आप ईडी किसी भी केस कॉमन में पर्सन को आरोपी समन कर नहीं- सकती है? नहीं, तो उसके लिए आप तब चेक कर सकते हैं। ईडी की वेबसाइट है, ईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पर आप फोन करिए, पता करिए। वरना आप उन्होंने बकायदा अपना एक कॉन्टेक्ट अस के बाद उन्होंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पर आप मेल क्योंकि फर्जी मैसेजेस गए तो नजरअंदाज तो ना करें ना। बिल्कुल। और ईडी इस चीज को लेकर काफी सजग भी है। जो डायरेक्टर राहुल नवीन है, उन्होंने स्पेशली इसको तोड़ने के लिए, इसी डिजिटल फ्रॉड को तोड़ने के लिए, इसको खत्म करने के लिए बाकायदे पहल भी शुरू करी थी। अलग से एक हेल्पलाइन नंबर दिया, इसके अलावा स्कैनर जारी किया कि आप चाहें तो 2 मिनट के अंदर पता अच्छा, कर जब हम मनी लॉन्ड्रिंग का वर्ड सुनते हैं तो समझ आता है बैंक में जमा पैसा। क्या बैंक में जमा पैसा मनी लॉन्ड्रिंग कंसिडर किया जा सकता है? नहीं, अगर वो प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि अपराध से अर्जित आय है तो। हाँ, बता दीजिए प्रोसीड ऑफ क्राइम होता क्या है? प्रोसीड ऑफ क्राइम यानी कि सपोज अगर मैंने 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, वो 200 करोड़ रुपए मेरे पास है, उनका मैंने इस्तेमाल कहाँ किया? मैंने फलना जगह प्रॉपर्टी खरीद ली, यहाँ पर एक फार्म हाउस खरीद लिया, इससे एक गाड़ी ले ली, तो जो नहीं, तो बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग में फर्क क्या है? मैं आपको बता रहा हूँ। अपने पेरेंट्स के नाम पर कुछ ले लिया, सिस्टर के नाम एक मिनट, ये समझा दो प्लीज, ये समझा दो डिफरेंस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, 1 सेकंड, आप कह रहे हैं प्रोसीजर ऑफ क्राइम, प्रोसीड ऑफ क्राइम, आई एम सॉरी, यू आर टेलिंग दिस इज प्रोसीड ऑफ क्राइम, राइट? इसका मतलब हिंदी में अपराध से अर्जित आय। ओके, अब 200 करोड़ रुपए का फ्रॉड अगर हुआ, एक मिनट, तो जो आरोपी बेनामी है, संपत्ति, हाँ, मेरा सवाल उसको लेकर भी है, बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग इंटर रिलेटेड है? नहीं। मतलब प्रोसीड कैसे? ऑफ क्राइम का मतलब क्या है? अपराध से अर्जित आय। अपराध से आपने आय अर्जित कर ली, उसके बाद आप मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे, यानी कि उनको आप अलग अलग जगहों पर भेजेंगे, पैसे को रोटेट करेंगे। अब वो बेनामी संपत्ति के रूप में भी हो सकता है कि आपने अपने किसी रिलेटिव के नाम पे या किसी यार दोस्त के नाम पे कोई संपत्ति खरीद ली हो। ठीक है। सपोज जैसे जिसके नाम पर संपत्ति हो, उसके पास अकाउंट में 10 रुपए है, लेकिन वो करोड़ों की संपत्ति का मालिक हो गया अचानक से, और आपका मित्र है, तो बेनामी संपत्ति हो गई हो, तो उसको सीज कर सकती है ईडी चाहे तो अपने केस के अंदर, और उसको पता चलता है, उसके पुख्ता सबूत ईडी के पास। अच्छा, आम कारोबारी फेमा को लेकर कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं? बिल्कुल रखना चाहिए। फेमा का एक कानून है, उसके अंदर पता है कि आप कितना विदेशी मुद्रा बाहर भेज सकते हैं और कितनी विदेशी मुद्रा बिजनेस के दौरान आप हिंदुस्तान ला सकते हैं अपने बिजनेस के तहत। हाँ, उसमें एक लिमिट है, उसके अपने एक कानून है, अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आप आराम से बच सकते हैं। अच्छा, अगर किसी की गलती से संपत्ति अटैच हो जाए तो आप ईडी के पास जा सकते हैं। अगर आप पर्सनली भी जाकर इंडिविजुअली भी आप जाकर ईडी को बता सकते हैं। अप्रोचेबल है? बिल्कुल अप्रोचेबल है, बिल्कुल अप्रोचेबल है। वही कह रहा हूँ, ईडी जितना बड़ा आपको लग रहा है कि ईडी इतनी बड़ी जांच एजेंसी और अगर ये आ गई तो हम तो तबाह हो गए, बर्बाद हो गई, ईडी पता नहीं क्या, नहीं ऐसा नहीं है। बहुत वहाँ जो काम करने वाले अधिकारी हैं, आप उनसे एक बार मिलिए, बहुत सॉफ्ट स्पोकन, समझने वाले। हाँ, अगर कोई अभियुक्त है, कोई आरोपी है, तो अपराधी के साथ अपराधी की तरह और एक आम आदमी के साथ एक आम आदमी की तरह डील करते हैं। तो एक खासियत है उनके अंदर। काफ़ी एक तरीके से सुलझे हुए अधिकारी इस यूनिट के अंदर जाते हैं, अलग अलग जगहों से, इनकम टैक्स से जाते हैं, DRI से, अलग अलग जगहों से, ये GST से, तमाम अलग अलग IPS भी जाते हैं ईडी के अंदर। तो अपने अपने प्रोफेशन या फिर कहें अपने अपने काडर के जो अच्छे अधिकारी हैं, वो इस यूनिट के अंदर जाते हैं, जो आगे जाकर जितनी भी बड़े देश के केसेस हैं आपका अनुभव रहा है। लेकिन जब आप ईडी के डायरेक्टर की बात करते हैं राहुल नवीन की, तो उसमें आप बेहद हम्बल, सॉफ्ट स्पोकन, चीज़ों को समझने वाले, और मीडिया के लिए तो अप्रोचेबल, जो यानी कि अगर मीडिया को क्या चाहिए, खबर गलत ना हो, एग्जैक्टली फैक्ट हो, जो हम जनता तक पहुंचा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई हो, थोड़ी सी भी गड़बड़ ना हो उसमें, यानी कि काका की ना हो। तो वो ऐसे अधिकारी जिन्होंने बाकायदा मीडिया के लिए भी सब कुछ अच्छा किया, सच्ची खबर और अच्छी खबर लोगों तक पहुंचा दें, वो। शुक्रिया जितेंद्र, आपने बहुत सरल तरीके से बता दिया। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, प्रवर्तन निदेशालय, जिसने बड़े बड़े केसेस को देखते हुए भारत में जिस लेवल पर इन्वेस्टिगेशन की है, वो ऑपरेट कैसे करती है, कब से बनी, और ईडी के नियम क्या हैं, अधिकार क्या हैं, इसी बारे में हम चर्चा कर रहे थे मेरे सहयोगी के साथ। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।